हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने आज पत्रकारों को पत्रकारिता गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पत्रकारों को नसीहत दी कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करें और अच्छे और सच्चे मित्र बने। समारोह की अध्यक्षता देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने की और पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में हुए बदलाव के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को पूरे देश में लागू करने की भी वकालत की। पत्रकारों की मांगों को लेकर हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष केबी पंडित ने राज्यपाल के सामने मांग पत्र भी रखा। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष केबी पंडित से। हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने आज पत्रकारों को पत्रकारिता गौरव सम्मान पुरस्कार से नवाजा। इस समारोह की अध्यक्षता देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने की। इनसे जानते हैं कि पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या बदलाव आए हैं। जी, पहले की और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले अखबारों की प्रकाशन संख्या मुश्किल से कुछ 100 हुआ करती थी और वो हफ्तों बाद लोगों तक पूरे देश में पहुंचते थे। आजकल अखबार लाखों की संख्या में छपते हैं और करोड़ों लोग उनको पढ़ते हैं और वह तुरंत उपलब्ध होते हैं, या तो सशरीर उपलब्ध होते हैं या इंटरनेट पर कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर आप भारत के अखबारों को पढ़ सकते हैं। पहले साधनों की बहुत कमी थी, अब साधन प्रचुर मात्रा में हैं। पहले सिर्फ अखबार निकलते थे, अब दूरदर्शन है, चैनल्स हैं, ढेरों सैकड़ों चैनल्स हो गए हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। इसके अलावा अखबारों के पास पहले साधन बहुत कम होते थे, अब उनके पास साधन भी बहुत ज़्यादा हैं। विज्ञापन आदि इतने हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक से चलती है। पहले पत्रकारों पर जुल्म अंग्रेज़ सरकार बहुत जम के किया करती थी। कई गिरफ्तार हो जाते थे, कईयों की हत्या भी हुई हैं। लेकिन अब सरकारें, क्योंकि हमारी अपने द्वारा चुनी हुई हैं, वो जुल्म नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे दबाव हमेशा भारत में ही नहीं सारी दुनिया में पत्रकारों पर रहता है, पत्रकारिता पर रहता है सरकारों का, भारत में भी सभी सरकारें पत्रकारों से अपने पक्ष में लिखवाना चाहती हैं, अपनी तारीफ़ें करवाना चाहती हैं। तो वो फ़र्क तो थोड़ा बहुत आया है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे भारत की पत्रकारिता पर गर्व है। भारत के पत्रकार अगर नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आपातकाल खत्म नहीं होता। गला घोट दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में अखबारों का, लेकिन उन्होंने जम के मुकाबला किया। चाहे वो छोटे मोटे स्तर पर निकालते रहे, लेकिन उन्होंने देश को जगाया। और आपने देखा कि कोई कितना ही लोकप्रिय और कितना ही तानाशाही स्वभाव का कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, पत्रकार हमारे दबते नहीं हैं, उनमें दम कम होता है और वो निष्पक्ष बात लिखते हैं और उनका स्थान समाज में बहुत ही सम्माननीय होता है। जो पत्रकार ईमानदारी का बर्ताव करते हैं, निष्पक्ष होते हैं, निर्भीक होते हैं, उनका बेहद सम्मान भारतीय समाज करता है। यह भी बताता है कि हमारा लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि बहुत से अखबार पैसों के चलते, कि उनको पैसे कमाने हैं, वो निष्पक्ष बात, निर्भीक बात, देश हितकारी बात करने के बजाय नेता हितकारी बात करते हैं, पार्टी हितकारी बात करते हैं, काम धंधे बड़े बड़े व्यापारियों के, उद्योगपतियों की हितकारी बातें करते हैं। वो करना ठीक नहीं है। पत्रकारों की भूमिका मैं समझता हूँ कि नेताओं से और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जजमेंट, उनके निर्णय, फैसले तो बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनका प्रचार और भी कम होता है। लेकिन और नेताओं का जो संसद का चलना है और सरकार का चलना है, उसमें भी विश्राम के क्षण होते हैं। लेकिन पत्रकारिता अविश्राम चलने वाला उपक्रम है। 24 घंटे पत्रकारिता काम करती है। 1 घंटे के लिए भी अगर टीवी चैनल बंद हो जाए, अगर अखबार बंद हो जाए, अगर इंटरनेट बंद हो जाए, तो पता नहीं क्या अराजकता देश में फैल सकती है। इसलिए पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। पहले 3 स्तंभ कौन से हैं?
विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैं इसको चौथा स्तंभ कहता हूँ। इसका नाम मैंने दिया है खबर पालिका। ये जनता की खबर लेती है और जनता को खबर देती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या बदलाव आए हैं, जिस तरह देश में किसान आंदोलन हुआ है और इसके साथ साथ विपक्ष भी लगातार मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, तो ये दौर कैसे आया और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन बिल्कुल सही था, लेकिन सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे उनके पीछे मंशा भी सही थी। मंशा ये थी कि भारत के 80-90% जो छोटे किसान हैं और जो समृद्ध किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो, और उसके लिए सरकार ने कानून बनाया। लेकिन सरकार का दोष ये रहा कि उसने किसानों से बात नहीं की। पहले उनको समझाना चाहिए था, उनसे प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए थी, उनकी राय लेकर फिर कानून को लागू करना चाहिए था। जो कमियां थीं थोड़ी बहुत, जो ठीक हैं, जो बताई हैं किसानों ने, वो दूर हो जाती और ये लागू हो जाता। लेकिन अब सरकार ने बहुत बुद्धिमानी का फैसला किया कि इस कानून को वापस ले लिया। इतने किसानों की जानें गईं, इतने किसानों का नुकसान हुआ और लोगों को कितनी असुविधा हुई। किसानों के धरने से आम आदमी बेहद परेशान हो गया था। किसानों के आंदोलन को आम जनता का समर्थन नहीं मिला है। ये किसानों को समझना चाहिए, किसान नेताओं को समझना चाहिए। किसान तो समझते हैं, नेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए। इसलिए अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं है और किसी कानून को थोपने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत से समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि वर्ष 1965-66 में आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोध ग्रंथ को हिंदी में लिखने की बात की थी और जिस पर सवाल उठ खड़े हुए थे, और आप उस दिन से लेकर आज तक हिंदी की वकालत भी करते आए हैं और सभी सरकार को सुझाव भी देते आए हैं। लेकिन अभी तक हिंदी जो है पूरे देश में लागू नहीं हुई। क्या कारण है? सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है या फिर राजनीतिक मजबूरियां हैं? मैं ये समझता हूँ कि न तो इच्छा शक्ति की कमी है, न राजनीतिक मजबूरियां हैं। दृष्टि का अभाव है। हमारे नेता लोगों को समझ ही नहीं है कि देश में सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे करना। ये सरकार हम लाए थे, इस सरकार का मैंने बहुत ज़बरदस्त समर्थन किया था। बाबा रामदेव और मैंने घूम घूम कर सारे देश में प्रचार किया था। लेकिन इस सरकार के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि राष्ट्रभाषा कैसे स्थापित की जाए। जब तक इस देश से अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं हटेगी, तब तक भारतीय भाषाएं या हिंदी कभी समृद्ध हो ही नहीं पाएगी, कभी वर्चस्वी हो ही नहीं पाएगी, कभी उसका उपयोग सार्वकालिक, सार्वजनिक हो ही नहीं पाएगा। अभी हिंदी का उपयोग कहाँ होता है? ऐसे कामों में होता है जिसमें सरकार के मूल काम नहीं होते। कानून हिंदी में बनता है क्या? किसी हिंदी प्रदेश की विधानसभा में भी कानून हिंदी में नहीं बनता है। कानून भारत की संसद में नहीं बनता है। कानून पे जो बहस होती है, जो फैसले होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते हैं। सारे फैसले अंग्रेजी में होते हैं। कितने शर्म की बात है। हम अपने देश को आज़ाद कहते हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ी नौकरी सब अंग्रेजी के ज़रिए मिलती है, एक बड़ी नौकरी हिंदी या किसी भारतीय भाषा के ज़रिए नहीं मिलती है। इससे बढ़कर शर्म की क्या बात होगी? इस बात को समझने के लिए हमें 3 लोगों के विचारों को खंगालना पड़ेगा। सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती, जो गुजराती होते हुए जिन्होंने हिंदी का ध्वजगान किया, जिन्होंने हिंदी का ध्वजारोहण किया। दूसरे महापुरुष हुए, वो भी गुजराती थे, उनका नाम महात्मा गांधी। और तीसरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया ने साफ साफ लिखा है, कई भाषणों में कहा है कि जब तक अंग्रेजी की दादागिरी भारत से ख़त्म नहीं होगी, भारतीय भाषाएं कभी नहीं आ सकती। मैं विदेशी भाषाएं पढ़ने का विरोधी नहीं हूँ। मैंने स्वयं रूसी पढ़ी है, फारसी पढ़ी है, जर्मन पढ़ी है और अंग्रेजी में मेरी किताबें हैं। विदेशों में जाता हूँ तो जिन देशों में अंग्रेजी चलती है वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, जिन देशों में रूसी चलती है वहाँ रूसी में पढ़ाता था और पढ़ता था। फारसी जहाँ चलती है वहाँ फारसी में पढ़ता और पढ़ाता रहा हूँ। मुझे विदेशी भाषाओं से कोई नफ़रत नहीं है।
मेरे बच्चे भी कई विदेशी भाषाएं जानते हैं और भारत के बच्चे सिर्फ अंग्रेजी नहीं कई विदेशी भाषाएं सीखें तो भारत का व्यापार बढ़ेगा, भारत की विदेश नीति बढ़ेगी, भारत का वर्चस्व दुनिया में बढ़ेगा। जरूरी ये है कि अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दी जाए, नौकरियों में, पढ़ाई में, सारे जीवन में उसको ऐच्छिक बना दिया जाए तो हिंदी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। इस समय मेरे साथ हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष KB पंडित भी हैं। इनसे जानते हैं कि आज उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र दिया है। मांग पत्र में क्या मांगे की हैं और ये मांगे पत्रकारों के लिए क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा पत्रकार संघ देश का पहला और एकमात्र संगठन है जिसने अपने पत्रकार सदस्यों को उनके देहांत के बाद उनको असाध्य रोग से पीड़ित होने के बाद और ज़रूरतमंद पत्रकारों को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है, जो देश में एक कीर्तिमान है और पहला संगठन है। दूसरा ये है कि हरियाणा पत्रकार संघ को यह भी श्रेय है कि वृद्ध पत्रकारों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है इस समय हरियाणा में, और दूसरे अन्य राज्य भी हरियाणा का अब फॉलो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस योजना की ज़रूरत थी। हरियाणा सरकार ने सिद्धांत रूप से इसको मान लिया है। अभी तक इन्होंने घोषणा की है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी नियमावली बन रही है। हो सकता है अगले महीने, उससे अगले महीने, 1-2 महीने में वो लागू हो जाए। उससे पत्रकारों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बहुत बढ़े हैं। अगर सरकार की तरफ से उनका इंश्योरेंस होगा, स्वास्थ्य का, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखा जाएगा, तो पत्रकार और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और आज जो हमारे राज्यपाल महोदय आए हैं, माननीय दत्तात्रेय जी, उनसे ये अनुरोध इसलिए किया गया कि पत्रकार हरियाणा में संख्या ज़्यादा पत्रकारों की संख्या है पार्ट टाइम कोरस्पोंडेंट की। उन्हें ना तो नियुक्ति पत्र मिलते हैं, ना मानदेय पूरा मिलता है, उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता। तो हमने एक शुरुआत की है कि पत्रकार संगठन जो है पत्रकारों को पत्रकार गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करे, और इसमें ऐसे पत्रकारों को चुनने का प्रयास हुआ हमारा जो पत्रकार लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है, जिनका पत्रकारिता जीवन निष्कलंक है, जिन पे कोई आरोप नहीं है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, और पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने अपने महत्व को साबित किया। ऐसे पत्रकारों का सम्मानित करते हुए हमें खुशी हो रही है। और इसमें मुख्य जो आज सम्मान मिलेगा उसमें अंशुल छत्रपति जी हैं, हमारे अमर शहीद पत्रकार श्री रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। उन्होंने हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 16 साल तक मौत के साए में ज़िंदगी जी, तो वो सम्मान के पात्र हैं। उनकी माता उससे भी ज़्यादा पात्र है। और दूसरे हमारे जिनको हम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, VP प्रभाकर जी। VP प्रभाकर जी अंग्रेजी ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ रहे हैं, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, और उनकी जो आज गणना है उन पत्रकारों में होती है जिन पत्रकारों पर कोई उंगली नहीं उठाई सकती। इससे के लगभग 100 पत्रकार हरियाणा भर से आज आए हैं, उनको सम्मानित किया है। और पत्रकार संघ ने यह भी मांग रखी है कैशलेस योजना में सभी श्रमजीवी पत्रकारों को शामिल किया जाए, केवल मान्यता प्राप्त नहीं हो। सभी पत्रकारों को पेंशन योजना में भी सरलीकरण करा जाए, क्योंकि अभी तक उन्हीं पत्रकारों को पेंशन मिलती है जिनका 5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट में एक्रेडिशन रहा, जिनका पत्रकारिता का अनुभव 20 साल और आयु 60 साल है। हमने सरकार से मांग की है इसमें 5 साल की अगर ये एक्रेडिशन की शर्त खत्म कर दे तो 600-700 पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। ये मांग सरकार से हमारी है, और हमारी सरकार से यह भी मामला है। और सरकार ने हरियाणा पत्रकार संघ एक और हमने खासियत रखी है, हरियाणा पत्रकार संघ सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं है। हरियाणा पत्रकार संघ के नाम से हम सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, बल्कि पत्रकार और उनके परिजनों को सहायता लेने के लिए सरकार ने जो वेलफेयर फंड बनाया है वो भी हरियाणा पत्रकार संघ का मेहनत का प्रतिफल है। उसमें 50 लाख रुपए सालाना वेलफेयर फंड में मिलते हैं,
और असाध्य रोग से पीड़ित जरूरतमंद पत्रकार, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, उन सबको उस फंड से सहायता मिलती रहती है लगातार। और अभी तक कई करोड़ रुपए की सहायता सरकारी इस फंड से गई है और पत्रकारों को अच्छा महसूस हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि पत्रकारिता में ऐसा वातावरण बने कि निडर और निर्भय होकर पत्रकार लिख पढ़ सके और समाज में उनका सम्मान और बढ़े, क्योंकि समाज उन्हें बड़ी इज्जत की नज़र से देखता है। आज एक अखबार में न्यूज़ छपती है तो अखबार वाले कोट करते हैं, भाई ये फलाने अखबार में छपी है, गीता की तरह सच माना जाता है। जो ये समाज ने हमें इज्जत दी है, जो हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, पत्रकारों की ड्यूटी है कि वो अपनी मर्यादा में रहें, अच्छी लेखनी करें, पीत पत्रकारिता ना करें। ये हम पत्रकारों से अपेक्षा करते हैं और हरियाणा पत्रकार संघ इसके लिए प्रयास करता रहा। ये थे मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष के.वी. पंडित। इन्होंने बताया कि आज पत्रकारों को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पत्रकारों के सामने क्या चुनौतियां हैं और पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या बदलाव आए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।